हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो हमारी इस जेनेटिक्स की बहुत ही अच्छी सीरीज के अंदर आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा, इसमें हम उन रीजंस की बात करेंगे जिन रीजंस के कारण, जिन चीज़ों के कारण जो मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इससे पहले जो मेंडल थे उन्होंने हनी बी के ऊपर भी काम किया था, उन्होंने हॉकवीट के ऊपर भी काम किया था, उन्होंने माइस के ऊपर भी काम किया था, लेकिन कुछ रीजंस के कारण वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाए थे। एंड फाइनली एंड में जाके उन्होंने जो था वो पाइजम सेटाइवम जो गार्डन पी था उसको सिलेक्ट किया। और ऑलरेडी आपको इस चीज के बारे में बताया गया है कि उन्होंने टोटल 34 वेराइटीज को चूज किया था, और 2 साल के वर्क के बाद उन्होंने इन 34 वेराइटीज में थे जो 14 वेराइटीज थी उनको ही चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो इस लेक्चर में आज हम इस चीज को जानेंगे कि हमारे जो मेंडल थे उन्होंने ऐसी कौन सी खास बातें एक गार्डन पी के अंदर देखी थी जिस कारणों से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस प्लांट को सिलेक्ट किया। और ये जो रीजंस होते हैं, इन रीजंस के अंदर बड़ी खास बात क्या होती है कि यहाँ से एग्जामिनर जो होता है वो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है। चलिए, और अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करता हूं तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि ट्रेट क्या होता है, फैक्टर क्या होता है ना। तो इन इंपॉर्टेंट चीजों को हमने पढ़ा, करेक्टर क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी। तो अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपने प्लीज उसको जरूर देखना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, तो मेंडल्स के जो खास रीजन थे उनको समझने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है यहाँ पे और देखनी पड़ेगी। वो है, एक होता है डोमिनेंट करेक्टर या डोमिनेंट ट्रेट बोल दो, एंड एक होता है रिसेसिव करेक्टर, चाहे आप इसको रिसेसिव ट्रेट बोल दो। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपके सामने मैं एक जीन की बात करता हूँ, टी जीन। ये जो टी जीन होता है ये हाइट को बेसिकली क्या करेगा, कंट्रोल करता है। अब मैंने आपको बताया था कि इस जीन के अंदर दो इसकी क्या होती हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। एक होता है कैपिटल टी, एक होता है स्मॉल टी। ये जो कैपिटल टी है ना, ये हाइट को क्या करता है, इंक्रीज करेगा। तो प्लांट कैसा बनता है, इससे टॉल हो जाएगा। और अगर मैं स्मॉल टी की बात करता हूं तो ये क्या करेगा, हाइट को क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर देगा, जिसके कारण जो प्लांट है वो कैसा हो जाएगा, अपना शॉर्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एक सिंपल से जीनोटाइप की, जैसे आपके सामने मैं बात करता हूं कैपिटल टी की। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये प्लांट बताओ दिखने में कैसा होगा, ये टॉल होगा या शॉर्ट होगा, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर क्या आएगा कि सर ये जो प्लांट है वो दिखने में कैसा है, ये है टॉल है। तो बहुत सही, आपने एकदम सही आंसर किया। अगर मैं बात करता हूं एक दूसरे प्लांट की जिसका जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और जीनोटाइप क्या होता है इसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बड़े प्यारे तरीके से समझा था, है ना। तो जरूर आपने पहले वाला लेक्चर देखना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो लेक्चर सुन के। चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्लांट कैसा है तो आप बोलोगे सर ये प्लांट भी कैसा है, टॉल है, हम शुरू से पढ़ते आए हैं। अच्छा, अगर मैं एक और प्लांट की बात करूं जिसका जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल टी स्मॉल टी, अगर आपसे मैं पूछूं ये प्लांट कैसा है तो आप हंस के बोलोगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये प्लांट कैसा होगा, ये होगा शॉर्ट प्लांट, है ना। अब जाहिर सी बात पता क्या है, अब जीनोटाइप को देखो, यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी है, तो प्लांट कैसा है, टॉल है। यहाँ पे कैपिटल, इससे एक बात तो पता चलती है कि जो कैपिटल टी होता है ये टॉलनेस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर आप इस वाले ऑर्गेनिज्म को, इस वाले प्लांट को देखते हो तो इसमें आपको एक कैपिटल टी भी देखने को मिलेगा, एक स्मॉल टी भी देखने को मिलेगा, है ना। एक बार इसको देखो, इसमें दोनों के दोनों क्या है, स्मॉल टी है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो स्मॉल टी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो शॉर्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो शॉर्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अब इसको समझना है इस फंडा को। कैपिटल टी जो है ये टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब भी ये आएगा प्लांट टॉल हो जाता है। स्मॉल टी जो है ये शॉर्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब भी ये आएगा प्लांट की जो हाइट है वो कम हो जाती है। एक ऐसा जीनोटाइप है जिसके अंदर ये दोनों ही हैं। अब दोनों ही हैं यहाँ पे,
तो फिर भी ये जो प्लांट है ये कैसा होगा, टॉल होगा। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब होगा कि ये जो कैपिटल टी था ये हावी है, ये डोमिनेंसी शो कर रहा है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, चाहे इसके सामने स्मॉल टी प्रेजेंट है ना, इसके सामने क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे स्मॉल टी प्रेजेंट है, लेकिन स्मॉल टी के होते हुए भी ये स्मॉल टी को क्या बोल रहा है कि भाई तू ठंडा होके बैठ जा यार, तू मुझे अपना करेक्टर को एक्सप्रेस करने दे, हम प्लांट को बड़ा बनाएंगे, है ना। तो कुल मिला के अगर आप इस हेट्रोजाइगस कंडीशन को देखते हो, इस हेट्रोजाइगस कंडीशन को देखते हो, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, जो जीन अपने आप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, वही जीन कैसा होता है, वो होता है डोमिनेंट जीन। वो कैसा होता है, डोमिनेंट जीन होता है, या फिर डोमिनेंट एलील होता है। पॉइंट क्लियर हुआ, है ना। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो कैसा होता है, वो होता है डोमिनेंट एलील। और हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो होता है रिसेसिव एलील। वो कैसा होता है, रिसेसिव एलील होता है ना। फंडा क्लियर हो गया एकदम। रिसेसिव वाला, एक खूबसूरत बात आपको क्या देखनी है, ये देखो, ये होती है होमोजाइगस कंडीशन। ये कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस। ये कैसी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस। ये कैसी कंडीशन है, ये भी है होमोजाइगस। अब देखना ध्यान से, देखो, जो डोमिनेंट एलील होता है वो अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। देखो यहां भी टॉलनेस का करेक्टर आया, यहां भी टॉलनेस का करेक्टर आया, लेकिन जो हमारा रिसेसिव एलील होता है ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा। कभी भी ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस जो है वो नहीं कर पाता। ये देख लीजिए, यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, लेकिन जो स्मॉल टी है ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये कभी भी अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता। पॉइंट क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया है। अब हम आगे बात करते हैं कि मेंडल ने वाई मेंडल सिलेक्ट गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, कि ऐसे क्या रीजंस है जिसके कारण उसने गार्डन पी को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। इससे पहले मैं ये भी बता देता हूं, हम जब मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो वहां पे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे, है ना। और आपको ये भी जान के अच्छी बात लगेगी और एक नई बात पता चलेगी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस अब एक लॉ नहीं रहा है, वो एक प्रिंसिपल बन चुका है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। चलिए, तो बात करते हैं कि मेंडल ने जो गार्डन पी था उसको ही क्यों सिलेक्ट किया। तो इसके पीछे कुछ कुछ रीजंस थे, कुछ नॉर्मल से रीजंस थे, कुछ बड़े खास रीजंस थे। जैसे एक नॉर्मल से रीजन की मैं बात करता हूं, तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो काफी शॉर्ट होता है। मतलब वो होता है 3 to 4 मंथ, मतलब 3 to 4 मंथ के अंदर जो प्लांट होता है ग्रो करेगा, और 3-4 महीने के अंदर अंदर उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। तो अब इसका क्या फायदा था, इसका सिंपल सा फायदा था कि अगर एक ईयर के अंदर जो मेंडल थे वो मतलब तकरीबन तकरीबन 3 से 4 जो जनरेशन थी उनको स्टडी कर सकते थे। अगर सोचो ना यार, अगर मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अगर मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक पीपल का प्लांट उठा लेते, एक बरगद का प्लांट उठाते कि भाई मुझे तो बरगद के प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसकी जो लाइफ है वो 5-4-5 हजार साल होती है। अब 4-5 हजार साल एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम, पहली बात तो एक नॉर्मल ह्यूमन कर नहीं सकता, है ना। तो एक ही स्पीशीज का मतलब एक ही जो स्पीशीज है उसी जनरेशन पे काम रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन पे काम कब करेंगे। अगर नेक्स्ट जनरेशन पे काम ही नहीं होगा तो इनहेरिटेंस के बारे में कैसे पता चलेगा। इसलिए इन्होंने अपना ये वाला जो प्लांट था ये सिलेक्ट किया, है ना। इसका लाइफ स्पैन क्या था, बहुत छोटा था। दूसरा अगर बात करते हैं, इसकी जो वेराइटीज थी वो क्या थी, मार्केट के अंदर इजिली क्या थी, अवेलेबल थी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना था कि 34 वैरायटीज थी, तो उसके अंदर उन्होंने 14 वैरायटीज को सिलेक्ट किया। तो वो जो वैरायटीज थी वो क्या थी, मार्केट के अंदर क्या थी, इजिली अवेलेबल थी। तो ये मतलब उनको इकट्ठा कर सकते थे, सिलेक्ट कर सकते थे, है ना। अगर हम और बड़ी खास बात करते हैं तो इसका जो एक्सपेंडिचर था, है ना, इसका बेसिकली जो एक्सपेंडिचर था
तो जो खर्चा था वो भी क्या था, काफी लेस था। इसकी देख रेख करना, संभाल करना, वो भी बढ़िया था। एक सबसे खास बात पता क्या थी? सबसे खास बात ये थी, यही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन के आता है, जो पी प्लांट होता है ना, पी प्लांट, जो हमारा पी प्लांट होता है, इसके अंदर बच्चे 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर प्रेजेंट थे। कंट्रास्टिंग जो करेक्टर्स थे वो प्रेजेंट थे। अब ये एग्जाम में ना कभी कभी क्वेश्चन बन के आता है। तो पी प्लांट के अंदर टोटल 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर प्रेजेंट थे। तो इस 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर को समझना है। इसको बताने से पहले एक चीज और बताता हूं कि जो ब्लेंडिंग होती है, ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर, ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर, वो यहां पे क्या थी, एब्सेंट थी पी प्लांट के अंदर। अब ब्लेंडिंग बेसिकली क्या होता है? ब्लेंडिंग होता है मिक्सिंग ऑफ करेक्टर, कि जो करेक्टर्स होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल र्यूटर। कार्ल र्यूटर, इन्होंने ना मेंडल से पहले तंबाकू के प्लांट के ऊपर काम किया था। इन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट से पहले तंबाकू के ऊपर काम किया था, और बिल्कुल वैसा ही काम किया था जैसा मेंडल ने पीप के प्लांट के ऊपर काम किया था। लेकिन इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक तरह से फेल हो गया। उसके पीछे रीजन क्या था? ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर, ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर। जो करेक्टर्स होते थे वो आपस में मिक्स हो जाते थे, है ना। और इत्तेफाक से जो पी प्लांट था, जब मेंडल उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम पे इनकी जो बी प्लांट था उसके अंदर जो ब्लेंडिंग थी वो एक तरह से एब्सेंट थी। यहाँ पे कोई भी करेक्टर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुआ, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डार्विन यहाँ पे जो मेंडल थे यहाँ पे थोड़े से लकी थे। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर की, 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर की। तो इसको समझना बहुत आसान सा है, रट्टा नहीं मारना। देखो, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना इस चीज में। हम क्या कर रहे हैं, एक हम फ्लावर की बात करेंगे, एक हम क्या करते हैं, फ्लावर की बात करेंगे, एक हम सीड की बात करते हैं, एक हम बात करते हैं पोड की। पोड क्या होता है बच्चे? फली होती है, जैसे मटर आप खाते हो ना मार्केट से लाके, तो फली के अंदर सीड होते हैं। और एक हम बात करेंगे प्लांट की, स्टेम की। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, प्लांट की स्टेम की बात करते हैं। तो अब इसको ध्यान से देखना, हमने फ्लावर के अंदर दो करेक्टर्स देखे। हम फ्लावर्स के अंदर, जो मेंडल थे उन्होंने फ्लावर्स के अंदर दो करेक्टर देखे। एक था फ्लावर की पोजीशन, दूसरा था फ्लावर का कलर। ऐसी सीड के अंदर भी उन्होंने दो करेक्टर को ऑब्जर्व किया, दो करेक्टर्स को देखा। एक था सीड की शेप, एक था सीड का कलर। ऐसे ही जो पोड होती है, जो फली होती है, उन्होंने फली के ऊपर भी दो करेक्टर्स को देखा। एक था जो फली थी इसका कलर देखा इन्होंने, एक इन्होंने देखी फली की जो शेप होती है। ऐसे ही जो स्टेम थी बच्चे, स्टेम के अंदर उन्होंने सिर्फ एक करेक्टर को देखा, वो था स्टेम की हाइट। तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, करेक्टर्स हैं। सारे के सारे क्या हैं, करेक्टर्स हैं, है ना। ऑलरेडी मैं आपको कल करेक्टर्स के बारे में बता चुका हूँ। ये सारे के सारे क्या हैं, करेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे अपन मेंशन कर देते हैं, ये सारे के सारे क्या है, करेक्टर्स हैं। तो ये 7 करेक्टर्स हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 करेक्टर। अब इन सातों के सातों करेक्टर्स के अंदर ना क्या देखने को मिलता था, इन सातों के सातों करेक्टर्स के अंदर हमें अल्टरनेशन, मतलब हमें दो तरह के एलील्स देखने को मिलते थे, है ना। इसी को बोलते हैं कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। जैसे हमने कल देखा था ना, करेक्टर्स के अंदर ट्रेड्स होते हैं, तो हमें हर करेक्टर के अंदर दो ट्रेड्स देखने को मिले। जैसे यहाँ पे एक जो ट्रेड था, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेड लिखूंगा, डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट वाला, और यहां से लिखूंगा रिसेसिव वाला। देखो, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, किस्मत है आपकी। कभी कभी ऐसा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, छप्पड़ फाड़ के नंबर मिलते हैं। तो अगर मैं हाइट की बात करता हूं, तो हाइट टॉल भी हो सकती है, हाइट जो है वो डवार्फ भी हो सकती है। टॉल को कंट्रोल करने वाला जो करेक्टर है, मतलब उसको हम कैपिटल टी लिख देते हैं, और इसको हम लिख देते हैं स्मॉल टी। ध्यान से सुनना। तो इस तरफ मैं टॉल, इस तरफ मैं सारे के सारे डोमिनेंट करेक्टर लिखूंगा, इस तरफ मैं सारे के सारे रिसेसिव करेक्टर लिखूंगा। और इसको इसी तरीके से याद कर लो, स्टेम
फ्लावर, सीड और पोड, बस बात खत्म। उसके बाद देखो फ्लावर की पोजीशन अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर मैं फ्लावर की पोजीशन की बात करता हूं तो यहां पे दो तरह की पोजीशन देखने को मिलती है। एक होती है फ्लावर की एक्सियल पोजीशन, एक होती है एक्सियल पोजीशन, और एक होती है टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल पोजीशन। अब इसका फंडा समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, मान के चलो ये एक प्लांट है, तो प्लांट की एक्सिस से ब्रांचेस निकल रही हैं, और हर एक्सिस की ब्रांच में क्या लगा हुआ, फ्लावर लगा हुआ है ना। तो ये जो है, ये जो जहां पे फ्लावर की जो पोजीशन है, इसको मैं हम बोलेंगे एक्सियल पोजीशन, क्योंकि फ्लावर आपको एक्सिस पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन टर्मिनल में क्या होता है, टर्मिनल के अगर आप यहाँ पे प्लांट का एंड देखोगे ना, तो प्लांट के एंड में आपको कोई फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप टर्मिनल पोजीशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये मेन मेन प्लांट की एक एक्सिस है जो स्टेम है, तो स्टेम के टर्मिनल पे आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लावर देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ से निकलेगी, स्टेम निकलेगी, फिर यहाँ टर्मिनल पे फिर से क्या देखने को मिलेगा, फ्लावर। तो यहाँ टर्मिनल पे फिर से क्या देखने को मिलेगा, फ्लावर। तो याद रखना, टर्मिनल में जो स्टेम होती है, स्टेम के टर्मिनल में आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्लावर देखने को मिल रहा है। ये इसका कौन सा करेक्टर था, ये इसका एक रिसेसिव करेक्टर था। चलिए नेक्स्ट करेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट जो करेक्टर था वो क्या था, हमारी फ्लावर का कलर। देखो फ्लावर का कलर अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको कहीं पे वॉयलेट लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको ब्लू भी लिखा हुआ मिल सकता है। हम वॉयलेट के साथ चलेंगे। तो जो वॉयलेट कलर होता है फ्लावर का, वो डोमिनेंट करेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है, और जबकि जो व्हाइट वाला फ्लावर है वो क्या है, एक रिसेसिव ट्रेट है। ऐसे अगर हम सीड की शेप की बात करते हैं, तो सीड की जो शेप है वो राउंड भी हो सकती है, वो राउंड भी हो सकती है, और जो सीड की शेप है वो रिंकल भी हो सकती है, वो रिंकल भी हो सकती है। रिंकल कुछ इस तरीके से, है ना। ऐसे ही अगर आप सीड के कलर की बात करते हैं, तो यहां से एग्जामिनर कभी कभी हमें फंसा देता है। सीड का जो कलर है बच्चे, येलो कलर डोमिनेट होता है, ग्रीन नहीं होता। ना 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 ना, ये गलती तो बच्चे करते हैं। जो येलो कलर होता है ना सीड का, वो डोमिनेंट होता है, जबकि जो ग्रीन कलर होता है सीड का, वो होता है रिसेसिव। ऐसे ही अगर हम पोड के कलर की बात करते हैं, जो मटर की फली होती है ना बाहर, अगर हम उसके कलर की बात करते हैं, तो ग्रीन कलर की जो फली होती है वो होता है अपना डोमिनेंट ट्रेट होती है, और जो येलो कलर की फली होती है वो होती है रिसेसिव ट्रेट होती है। ऐसे ही अगर हम पोड की शेप की बात करते हैं, तो अगर आपने मटर देखो, एक्चुअली में जो मेंडल ने स्टडी किया था वो गार्डन पी था। हम जो मार्केट से लाके खाते हैं वो स्वीट पी होता है, तो दिखने में दोनों मटर की होते हैं एक तरह से। तो आपने जब मटर की फली देखी होगी ना, एक तो मटर की फली होती है बिल्कुल ऐसे स्मूथ होती है, बाहर से प्लेन होती है, तो उसको बोलते हैं इनफ्लेटेड। इनफ्लेटेड। अगर आप मटर की फली देखोगे, एक तो होती है बिल्कुल बाहर से स्मूथ होती है बढ़िया से, अंदर सीड मोटे हैं छोटे, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाहर से पूरी स्मूथ होती है, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड करेक्टर। और एक मटर की फली होती है ना, जो बाहर से अगर आप टच करोगे तो काफी, मतलब आप मान के उसके ऊपर काफी सारे रिंकल से होते हैं, काफी सारा सरफेस उसका काफी रफ सरफेस होता है ना, तो वो होता है इसका कॉन्स्ट्रिक्टेड, उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड, पोड बोलते हैं, है ना। तो पोड का कंस्ट्रक्टेड होना अपने आप में ये उसका एक रिसेसिव करेक्टर होता है। इसका ये नहीं मतलब है कि फली खराब है। ऐसे ही सीड का येलो होना, ये नहीं मतलब है कि वो जो सीड है वो खराब है, भाई वो उसका जो है वो डोमिनेंट करेक्टर है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि मेंडल ने जो स्टडी किया था वो था गार्डन पी। गार्डन पी। हम जिस पी के बारे में बात कर रहे हैं, ये जितने भी पी के करेक्टर्स हैं ये गार्डन पी के हैं। तो ये देखो, एक तरफ डोमिनेंट करेक्टर्स हैं सारे के सारे, है ना, और एक तरफ सारे के सारे क्या हैं बच्चे, रिसेसिव करेक्टर्स हैं। तो ये सारे के सारे जो करेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के अल्टरनेट्स हैं, तो कंट्रास्टिंग इसलिए बोलते हैं कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट की सबसे खास बात क्या थी, इनके अंदर हमें कंट्रास्टिंग करेक्टर्स देखने को मिले थे। ये बहुत अच्छी बात थी, और आगे जाके हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करेंगे। तो जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करेंगे तो हमें और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, इन कैरेक्टर्स का क्या वहाँ पे योगदान था, का क्या वहाँ पे रोल था। तो आज के लिए भाई हम सिर्फ़ इतना ही करेंगे, एक छोटा-सा लेक्चर था लेकिन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। देखो 1866 को जो मेंडल थे, इनका जो रिजल्ट था वो पब्लिश हुआ था एक जर्नल के अंदर। कभी-कभी जर्नल का नाम पूछते हैं, जर्नल के अंदर पेपर पब्लिश हुआ था। इस जर्नल का नाम है बच्चे प्रोसीडिंग ऑफ सोसाइटी। प्रोसीडिंग ऑफ सोसाइटी।
ये जर्नल का नाम था। इनके पेपर का नाम क्या था बच्चे? पेपर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इनके पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था। तो हमें ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क का जो क्वेश्चन है वो बन के आ जाता है। तो इसी के साथ ही आज के लेक्चर के लिए अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अगर अच्छा लगे लेक्चर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने जरूर ज्वाइन करना है। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसमें आपको टाइम टाइम पे सारी चीज़ों की अपडेट्स मिलती रहेंगी, और जितना भी हम यहाँ पे कंटेंट काम कर रहे हैं उनकी जो पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। टेक केयर। जय भारत, जय हिंद।